नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। अंतिम चरण में पहुंची 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां। खिलाड़ियों और मेहमानों के लिए स्वास्थ्य सुविधा से लेकर पहाड़ी व्यंजन और आवागमन की सभी सुविधाओं पर दिया जा रहा विशेष ध्यान। यूसीसी को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने सामने। किशोर उपाध्याय ने विशेषकर महिलाओं के लिए यूसीसी को बताया बेहतरीन पहल, तो सूर्यकांत धस्माना ने यूसीसी को दिया जुमला करार। देश भर में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए निकाय चुनावों के बाद मतपेटियों में कैद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में मतपेटियां सील। कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। मतगणना को लेकर राज्य चुनाव आयोग की तैयारी पूरी। कार्मिकों को प्रशिक्षण के साथ ही पारदर्शिता का प्रशासन ने पढ़ाया पाठ। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के दिए गए निर्देश। और वन्यजीव संरक्षण को लेकर भारत और नेपाल के उच्च अधिकारियों की चंपावत जिले में अहम बैठक। सीमाओं पर वन्य जीवों की गतिविधियों को लेकर हुई चर्चा। दोनों देश सूचनाओं को करेंगे साझा। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर के निकायों में बीते कल मतदान संपन्न होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने मत प्रतिशत का आंकड़ा जारी कर दिया है। इस बार प्रदेश भर में 65.41% लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग किया है। वहीं 2018 में हुए निकाय चुनाव में 69.02% मतदान हुआ था। प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें 19,81,200 लोगों ने मतदान किया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि प्रदेश के अधिकतर स्थानों में मतदान शांतिपूर्ण तरह से संपन्न हुआ है। देर रात तक अंतिम आंकड़ों में प्रदेश के 100 नगर निकायों में मतदान 65.41% दर्ज किया गया। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर मैं ब्रेकअप की बात करूं तो देहरादून में हमारा 58.56% हमारा मतदान रहा। चंपावत में 68.81% रहा। रुद्रप्रयाग में हमारा 70.58% मतदान रहा। उत्तरकाशी में हमारा 65.62% मतदान रहा। पिथौरागढ़ में हमारा 65.02% रहा। पौड़ी गढ़वाल में 64.97% रहा। नैनीताल में हमारा 66.33% रहा। टिहरी गढ़वाल में हमारा 61.80% रहा। उधम सिंह नगर में हमारा 71.70% रहा। हरिद्वार में हमारा 70.87% रहा। चमोली में 65.03%, बागेश्वर में 67.17% और अल्मोड़ा में 62.45%। इस प्रकार टोटल मतदान जो है हमारा 65.41% पूरे ऑल ओवर स्टेट रहा है। वहीं मतदाता सूची में गड़बड़ी या नाम न होने की शिकायत का सचिव राहुल कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि आयोग के स्तर से पहली बार वोटर लिस्ट को ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया था। सभी राजनीतिक दलों को वोटर लिस्ट की हार्ड कॉपी भी उपलब्ध करा दी गई थी। सभी को नाम करेक्शन करने और जोड़ने का अवसर भी दिया गया था। कि वोटर लिस्ट जो है इसमें नए सिरे से बनती है, तो ये वोटर लिस्ट बनने की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया के तहत गतिमान थी, जिसमें बीएलओस द्वारा घर घर जाके सर्वे किया गया था। इसके उपरांत जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, इवन जो है पोलिंग बूथ्स पर भी उस वोटर लिस्ट को प्रदर्शित किया गया था। और आयोग स्तर से जो है इस बार प्रथम बार अपनी यूएलबी वोटर लिस्ट को ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से भी प्रसारित कर दिया गया था, जिसकी सूचना आयोग द्वारा जो है समस्त पंजीकृत राजनीतिक दल जो है इनको लिखित में की गई थी और उनको अवगत कराया गया था कि ये वोटर लिस्ट जो है
ये हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, कृपया इसका अवलोकन कर लें। जनपदों के स्तर से जो है, डीओस के स्तर से जो है राजनीतिक दलों को इसकी हार्ड कॉपी जो होती है वोटर लिस्ट की, वह भी उपलब्ध कराई गई थी। दिसंबर की अगर मैं बात करूं, दिसंबर माह में जो है दिसंबर 7 और दिसंबर 8 2 दिन ऐसे थे जिसमें कि हमारे समस्त बीएलओस अपने अपने पोलिंग बूथ पर हार्ड कॉपी ऑफ वोटर लिस्ट के साथ उपलब्ध थे और सभी जो मतदातागण थे उनको ये अवसर प्राप्त था कि अगर नाम एडिशन कराना है, डिलीशन कराना है अथवा करेक्शन कराना है, उसका अवसर दिया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार ने कहा कि कल 25 जनवरी को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। प्रदेश भर के सभी निकायों में इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है कि सभी जनपदों द्वारा अपने मतगणना हॉल्स तैयार कर दिए गए हैं। उसमें कितनी टेबलें लगनी हैं उसकी स्वीकृति भी आयोग से ली जा चुकी है। मतगणना हॉलों का जो स्थलीय निरीक्षण है, वहाँ की व्यवस्थाओं का जायज़ा है, वो संबंधित आरओ, संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी और हमारे जो प्रेक्षक जो हम लोगों ने आयोग स्तर से तैनात किए हैं, उनके द्वारा भी उसका फिजिकल वेरिफिकेशन, व्यवस्थाओं का संपूर्ण जायज़ा लिया जा चुका है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में निष्पक्ष एवं पारदर्शिता से मतगणना संपन्न करवाने के लिए एक निजी विद्यालय में मतगणना कार्मिकों को मास्टर ट्रेनरों द्वारा द्वितीय प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में कार्मिकों को संबोधित करते हुए उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार जोशी और नोडल प्रशिक्षण सुशील मोहन डोभाल ROTS मर्तोलिया ने जानकारी दी कि 25 जनवरी शनिवार को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, जिसके लिए सभी मतगणना कार्मिक कल 6 बजे अपने अपने मतगणना स्थल पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि जनपद में बगवाड़ा मंडी में 9 निकायों, काशीपुर नवीन फल मंडी में 4 निकायों, सितारगंज मंडी में 3 निकायों और खटीमा मंडी में 1 निकाय की मतगणना होनी है। इस तरह 17 निकायों की मतगणना 4 स्थानों पर होगी। उन्होंने सभी मतगणना सुपरवाइजरों और मतगणना सहायकों को निर्देशित करते हुए कहा कि मतगणना निर्वाचन का अति महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए सभी कार्मिक निष्पक्ष, धैर्यपूर्वक व सावधानी से मतगणना संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। जैसा कि आप विदित हैं, कल 23 जनवरी को नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2024-25 के अंतर्गत मतदान हुआ था और 25 जनवरी अर्थात कल को इनकी मतगणना होनी है। तो आज मतगणना पार्टियों की दूसरी दौर की ट्रेनिंग आज की गई थी। इसमें जो सभी हमारे नगर निकाय हैं उनमें जिन जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है उनको प्रशिक्षण दिया गया। 2 पारियों में लगभग 1514 पार्टियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में सभी आरओ लोग सम्मिलित थे। मतगणना पार्टियों को विशेषकर किस तरह से उन्हें मतगणना की प्रक्रिया प्रारंभ करनी है, मतपत्रों को किस तरह से व्यवस्थित करके गणना के लिए सुव्यवस्थित करना है और फिर उसके पश्चात किस तरह से मतगणना करते हुए वैध और अवैध मतों का निर्धारण करना है, इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। हरिद्वार जनपद में कल हुए 14 नगर निकायों के चुनाव संपन्न होने के बाद मतपेटियों को सील करके स्ट्रांग रूम में पहुंचा दिया गया है, जिसकी कड़ी सुरक्षा की जा रही है। हरिद्वार जनपद में कल औसतन लगभग 71% मतदान हुआ। हालांकि हरिद्वार में भी भारी संख्या में लोगों ने वोटर लिस्ट में उनका नाम गायब होने की शिकायत दर्ज कराई। निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद अब प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में बंद हो गया है और कल मतगणना के बाद ही प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। रिटर्निंग ऑफिसर लक्ष्मी राज चौहान ने बताया कि 25 जनवरी को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। मतगणना 8 चक्र में होगी, जिसके लिए मतदान कर्मियों की ड्यूटी 2 शिफ्ट में लगाई गई है। उन्होंने बताया कि मतपेटियों की कड़ी सुरक्षा की जा रही है और प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भी स्ट्रांग रूम के आसपास मतपेटियों की सुरक्षा के लिए डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने बताया कि हरिद्वार में कुल 25 टेबल लगाए गए हैं, जिनमें मेयर और सभासद प्रत्याशियों के मतदान की गणना की जाएगी। हरिद्वार है, उसकी जो मतगणना का कार्य है कल सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। हमारे यहाँ 25 टेबल लगाई गई हैं और जिसमें पार्षद और जो हमारे मेयर पद की जो बैलेट पेपर है उनकी गणना की जाएगी और उम्मीद है कि रात्रि तक हमारी गणना पूरी हो जाए। हमारे 8 चक्र में की मतगणना की जाएगी और हमारी 2 शिफ्ट में वैसे कार्मिकों की तैनाती की गई है। यदि 8 बजे तक गणना नहीं हो पाती है तो नेक्स्ट चरण हमारा जो हमारा शिफ्ट है
वाले मतगणना कार्मिक अपना ड्यूटी कार्य करेंगे। और यहाँ पे जो हमारा स्ट्रॉन्ग रूम है उसमें सुरक्षित तरीके से हमारी मतपेटियाँ रखी गई हैं और यहाँ पे सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। CCTV लगा हुआ है और इसके अलावा जो एजेंट या कैंडिडेट हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं उनकी निगरानी में उसको सील किया गया और कल सुबह काउंटिंग से पहले उनकी उपस्थिति में उसको खोला जाएगा और 8 बजे मतगणना का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेल की सभी तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय खेल का देहरादून से शुभारंभ करेंगे। वहीं देश भर से तकरीबन 10,000 खिलाड़ी राष्ट्रीय खेल की विभिन्न विधाओं में प्रतिभाग करेंगे। खेल निदेशक प्रशांत आर्य ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेल के दौरान खिलाड़ियों और मेहमानों को स्वास्थ्य सुविधा से लेकर रहने खाने और आवागमन की सभी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न कार्यक्रमों में पारंपरिक लोक नृत्य और लोकगीत प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके साथ ही पौष्टिक पहाड़ी व्यंजन भी खिलाड़ियों को दिया जाएगा। हमारा ओर से जितना भी व्यवस्थाएं हैं, जैसे इनॉग्रेशन के लिए जो एजेंसी हमने हायर करी है वो पूरा अपना एक ग्रैंड ओपनिंग का कार्यक्रम कर रहा है। तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोटोकॉल और जो कार्यक्रम है उसके अनुसार सारा सुरक्षा व्यवस्था तैयारियां समीक्षा हो गई है, एक बारी की समीक्षा हो गई है और नेक्स्ट फेज़ के लिए जो डिटेल्स मांगी गई हैं वो हम लोग अपना ओर से उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये भव्य कार्यक्रम होगा और इसमें उत्तराखंड के कल्चर का भी कुछ प्रोग्राम्स है। जी हाँ, इसका विशेषता यही रहेगी कि उत्तराखंड का जो विभिन्न परिदृश्य हैं सांस्कृतिक और जो यहाँ की ट्रेडिशन के तमाम परंपराएं हैं वो सब लोक सॉन्ग्स, हमारा लोकगीत, उस सबको इसमें हमने शामिल किया है, डांसर्स को। खिलाड़ियों का ये कैलेंडर जो है हमारा 28 जनवरी से 14 फरवरी का है। इस कैलेंडर में खिलाड़ियों का आमद उनका शेड्यूल के हिसाब से है। GTCC के साथ हम लोगों ने फाइनलाइज हो गया है कि कैलेंडर और इवेंट क्या है, तो उसी के हिसाब से खिलाड़ी आते हैं। गेम -2 डेज पे खिलाड़ी आ जाते हैं। जो हमारा रजिस्ट्रेशन होता है उसमें प्लेयर्स, टेक्निकल ऑफिसर्स, सपोर्टिंग स्टाफ, हमारे CDMs, आप लोगों के हिसाब से हम लोग अपना बुकिंग को वो रजिस्ट्रेशन करते हैं और बुकिंग हो जाती है। उस बुकिंग के आधार पे ही फूड, केटरिंग मतलब ट्रांसपोर्टेशन और बाकी लॉजिस्टिक्स हम लोग डिफाइन कर देते हैं। तो ये आमद और टीमों का प्रस्थान ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो इन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक चलेगा। जहाँ तक इसमें व्यवस्था की बात है तो जितने भी वेन्यूज़ हैं उस हर वेन्यूज़ में प्लेयर्स की संख्या निश्चित है। निश्चित संख्या के आधार पे बुकिंग, टेक्निकल ऑफिसर्स का भी निश्चित संख्या है के आधार पे होटल्स का बुकिंग हो गई है, गाड़ियों का बुकिंग हो गया है। तो जैसे जैसे टीम आती हैं तो 2 दिन पहले उनका आगमन पे उनको सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती हैं। केटरिंग को लेकर एक पॉइंट है जो मैं विशेष कहना चाहूँगा। केटरिंग एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हमारे पास क्योंकि एक एथलीट्स के लिए ये गेम होता है तो एथलीट्स का डाइट के हिसाब से हमें उनका न्यूट्रिशन और कैलोरी वैल्यू को मेंटेन रखना होता है। तो उसी के मद्देनज़र हम लोगों ने अपनी जो उत्तराखंड की जो हमारी पारंपरिक भोजन है उसको भी हमने इस बार शामिल किया है कि हर दिन कुछ ना कुछ उनको मेन डिनर में या लंच पे, डेजर्ट में कुछ ना कुछ मिले। 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर मौली और मशाल तेजस्वनी का मंडल मुख्यालय पौड़ी में भव्य स्वागत किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने एजेंसी चौक से मौली और मशाल को शहर भ्रमण के लिए रवाना किया। इस दौरान मौली और मशाल एजेंसी चौक से होते हुए बस स्टेशन धारा रोड अपर बाजार से सीधे रांसी स्टेडियम पहुंची। मौली और मशाल के साथ रांसी स्टेडियम में हजारों लोग उपस्थित रहे। वहीं खेल प्रेमियों, छात्र छात्राओं और स्थानीय लोगों ने उत्साहित होकर शुभंकर मौली के साथ सेल्फियां भी ली। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने रांसी स्टेडियम में दीप प्रज्वलन के साथ राष्ट्रीय खेलों की मशाल तेजस्वनी का औपचारिक स्वागत किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का मौका मिलना हम सब के लिए गर्व की बात है। आज 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मशाल है वो हमारे जनपद में पहले ही आ चुकी थी और फर्दर आज पौड़ी मुख्यालय में पहुंची है। यहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया और इसमें पौड़ी शहर के विभिन्न नागरिकों द्वारा बढ़ चढ़कर इस पूरे प्रोग्राम में प्रतिभाग किया जा रहा है और मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि उत्तराखंड इस 38वें राष्ट्रीय खेल में बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पे खेलों के कल्चर को डेवलप करने में सक्सेसफुल होगा।
38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। किसी भी खिलाड़ी को प्रैक्टिस और खेल प्रतिस्पर्धा के बीच चोट लगने या अन्य कोई दिक्कतें होने पर उचित उपचार मिल सके, इसके लिए नई टिहरी में मास्टर ट्रेनर डॉक्टर चंदन मिश्रा और डॉक्टर JS भंडारी ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़े 50 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया है, जिसमें डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और कर्मचारियों को शामिल किया गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन टिहरी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्याम विजय ने किया। उन्होंने बताया कि टिहरी जनपद में 2 स्थानों पर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। हमारे 50 स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी है। इनको ये प्रशिक्षण इस उद्देश्य से प्रदान किया जा रहा है कि जो हमारा ये राष्ट्रीय गेम होने वाला है, इसमें हमारे यहाँ 27 से गतिविधियाँ प्रारंभ हो रही हैं। 27 से तो नीचे होगा हमारे शिवपुरी में, और 2-3 तारीख से यहाँ स्टार्ट हो रहा है कोटी कॉलोनी में। तो इन एथलीटों को इनकी विधाओं के सापेक्ष जो चोट या ऐसा कुछ घाव लगेगा, उसका उपचार उस विधा के हिसाब से ही किया जाना है। उसी का प्रशिक्षण इन प्रशिक्षणार्थियों को दिया जा रहा है, और मैं समझता हूं कि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद हम एक बेहतर उपचार दे पाएंगे उन एथलीटों को, अगर उनको चिकित्सा के लिए किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है। 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर शहर, कलेक्ट्रेट परिसर और स्टेडियम क्षेत्र में इन दिनों खेल थीम पर वॉल पेंटिंग का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। वहीं खेलों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए हरे रंग से पेंटिंग कराई जा रही है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने खेल थीम पर वॉल पेंटिंग का स्थलीय निरीक्षण किया और खुद भी पेंटिंग में हाथ आजमाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने वॉल पेंटिंग की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारे लिए गर्व की बात है, जिसमें हमारा जनपद भी 5 खेलों की मेजबानी कर रहा है। उन्होंने बताया कि ग्रीन गेम्स की थीम पर पेंटिंग की जा रही है, जिससे लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया जा सके। क्योंकि 38 नेशनल गेम्स का जो पूरी थीम है वो ग्रीन गेम्स की है, तो यहाँ हम लोगों ने 2 चीजों पे फोकस किया है। एक हमारा क्लाइमेट चेंज जो हमारा हो रहा है, एनवायरनमेंट को कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे पर्यावरण पे पूरे फोकस करके अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है। और दूसरी चीज है हमारा स्पोर्ट्स की थीम्स में यहाँ पे विशेषता ये देखा जा रहा है कि स्पोर्ट्स में जो हमारे यहाँ पे हो रहे हैं, जो हमारे रुद्रपुर में आयोजित किए जा रहे हैं, उन स्पोर्ट्स पे विशेषता फोकस कर इस थीम को कराया जा रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि जो भी खिलाड़ी यहाँ पे आए अपने साथ बहुत सुंदर मेमोरीज को लेकर जाए। उत्तराखंड में जल्द ही UCC लागू होने के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि आगामी 26 जनवरी को परेड ग्राउंड से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी UCC लागू करने का ऐलान कर सकते हैं। वहीं UCC को लेकर आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता और टिहरी से विधायक किशोर उपाध्याय ने प्रेस वार्ता की। मीडिया से बात करते हुए किशोर उपाध्याय ने कहा कि UCC में खासकर महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है और सभी के लिए UCC एक अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि इसमें विवाह के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता है। इसके साथ ही उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप के लिए भी कानून है। नहीं, UCC का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि समाज में विशेषकर जो महिलाएं हैं उनको समान रूप से जो है वो अधिकार मिल सके, वो सारी बातें मैंने आपके सामने रख ली हैं। और ये बहुत जल्दी यहाँ प्रदेश में लागू होने जा रहा है और अन्य प्रदेश भी उसमें जो है हमारे प्रदेश का अनुकरण कर रहे हैं। तो जिससे विशेषकर जो हमारी महिलाएं हैं, जिनकी वजह से ये राज्य बना है, जिन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनका जीवन खुशहाल हो सके, ये राज्य की ये मंशा है, सरकार की ये मंशा है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने UCC को मात्र जुमला बताते हुए कहा कि यह प्रदेश और प्रदेश वासियों के लिए एक छलावा है, इसके ज्यादा कुछ भी नहीं। जितनी भी जनजातियां राज्य में रहती हैं, क्या भाजपा उनको इस राज्य का नागरिक मानती है, नहीं मानती है? अगर उनको नागरिक मानती है तो ये उन पर लागू ही नहीं होता। तो जो कानून लागू नहीं होता एक वर्ग के ऊपर, वो यूनिफॉर्म कैसे हो सकता है, समान कैसे हो सकता है? इसलिए ये बिल्कुल बकवास है। UCC ये है ही नहीं, ये केवल लोगों में विभाजन डालने के लिए, लोगों को विभाजित करने के लिए UCC का जुमला इन्होंने छोड़ा हुआ है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व बेला पर चमोली जिले में खेल विभाग द्वारा क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विजेता प्रतिभागियों को खेल विभाग ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सीमांत जनपद चमोली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर में 375 से अधिक प्रतिभागियों ने क्रॉस कंट्री दौड़ में भाग लिया। 6 आयु वर्ग में आयोजित यह दौड़ स्टेडियम से शुरू होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस स्टेडियम में समाप्त हुई। अंडर 12 में 2 किलोमीटर, अंडर 14 में 3 किलोमीटर, अंडर 17 में 5 किलोमीटर के साथ ही ओपन बालक आयु वर्ग में 7 किलोमीटर की दौड़ आयोजित की गई। प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी रश्मि बिष्ट ने बताया कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया। आज गणतंत्र दिवस की पूर्व बेला पर खेल विभाग गोपेश्वर द्वारा क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। गांव से भी काफ़ी बच्चे आए थे और खेल विभाग द्वारा उनको पुरस्कृत किया गया। साथ ही लकी ड्रॉ के माध्यम से भी उन बच्चों को पुरस्कृत किया गया। और जो छोटे छोटे बच्चे हमारे उसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, कम उम्र के बच्चों ने, तो उनको भी खेल विभाग द्वारा पुरस्कृत किया गया ताकि वो लोग मोटिवेट हो और नेक्स्ट टाइम और अच्छे से प्रतिभा कर सकें। वहीं विजेता प्रतिभागी ऋतुल परिहार और आरुषि नेगी ने ओपन वर्ग में सफलता पाने पर खुशी जताई। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में खेल विभाग द्वारा यहाँ पर क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें ओपन वर्ग में मेरा प्रथम स्थान रहा। आज क्रॉस कंट्री थी, मैंने अंडर 14 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं स्कूल रेडी में नेशनल के लिए भारत नेपाल वन्यजीव संरक्षण को लेकर दोनों देशों के उच्च अधिकारियों की बैठक चंपावत जिले के वन विभाग सभागार में आयोजित हुई। बैठक में दोनों देशों की सीमा पर वन्य जीवों की गतिविधियों को लेकर चर्चा की गई। चंपावत जिले के प्रभागीय वनाधिकारी नवीन पंत ने बताया कि भारत व नेपाल की सीमा संयुक्त है। उनके आसपास जो भी वन्य जीवों की घटनाएं घटित होती हैं, उनके संरक्षण के संबंध में दोनों देशों के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि उच्च हिमालयी क्षेत्र में अब टाइगर की गतिविधियां बढ़ रही हैं। भारत नेपाल के बीच में बाउंड्री कॉमन है, तो उस कॉमन बाउंड्री के आसपास जो भी वन्य जीवों की घटनाएं घटित होती हैं, उनके संरक्षण के संबंध में ये बैठक आयोजित की गई। पहले नेपाल की ओर से था कि एक इनविटेशन आया था हमें कि चंपावत में इस तरह का हम, क्योंकि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भी अब टाइगर की प्रेजेंस देखी जा रही है और ये दोनों ओर हो रहा है। उसमें टाइगर को बचाना और टाइगर के साथ हाथी, लेपर्ड, जो इनसे जो है मानव वन्यजीव संघर्ष हो रहा है, उनको कम करना और इनके संरक्षण के लिए भी साथ साथ एक जैसे उपाय किए जाए। चूँकि यहाँ के जानवर नेपाल में जाते हैं और उनका आवागमन बना रहता है और वह आवागमन एक हेल्दी होता है पूरे उस प्रजाति के वंश के लिए। उसको कैसे हम संरक्षित करें और कैसे उसको पोषित करें, इस बारे में विचार विमर्श हमारा हुआ है और अभी भी जारी रहेगा। वहीं नेपाल से आए सुदूर पश्चिमी वन क्षेत्र के निदेशक हेमराज बिष्ट ने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर वन्य जीव की गतिविधियां होती रहती हैं, जिनके चलते सूचनाओं के आदान प्रदान करने और अपराध नियंत्रण को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर दोनों देशों द्वारा अपना अपना प्रस्तुतिकरण भी किया गया। बेसिकली ये क्या है, नेपाल और इंडिया बॉर्डर में ये वन्य जंतु जैसे बाघ, लियोपार्ड, हाथी लगायत के बहुत वन्य जंतु आते जाते रहते हैं बॉर्डर, कभी नेपाल कभी इंडिया। इन वन्य जंतुओं को संरक्षण के लिए दोनों तरफ का कोऑर्डिनेशन जरूरी है।
क्योंकि इलीगल काम करने वाले लाइक पोचर्स कभी नेपाल जाते हैं, कभी नेपाल से इधर आते हैं, इधर ऑफेंस करके नेपाल जा सकते हैं। इनमें से इंफॉर्मेशन शेयरिंग और कभी क्राइम का घटना हो गया तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करके क्राइम को कंट्रोल करना, और हो भी गया तो उसको पकड़ के उसको जस्टिस दिलाने की, इन्हीं बातों में फोकस रह के हम आज इधर आए हैं, बेसिकली फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राजकीय बालिका निकेतन केदारपुरम जिला शरणालय एवं प्रवेशालय और शिशु सदन की लगभग 30 बालिकाओं ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से सचिवालय में मुलाकात की। इस दौरान मुख्य सचिव ने उनके साथ अनौपचारिक संवाद भी किया। मुख्य सचिव ने उपस्थित प्रत्येक बालिका से उनकी शिक्षा, व्यक्तिगत जीवन और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तृत बातचीत की और बालिकाओं के सवालों के जवाब दिए, साथ ही उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान मुख्य सचिव ने बालिका निकेतन एवं शरणालय में रहने वाली सभी बालिकाओं के लिए उचित शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और करियर काउंसलिंग की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने बालिकाओं से कहा कि उनके उज्जवल भविष्य, बेहतरीन करियर और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अच्छी शिक्षा एवं कौशल विकास पर ध्यान देना जरूरी है। बेहतर शिक्षा महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण का साधन है। राज्य सरकार ने भी महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की हैं। मुख्य सचिव ने बालिकाओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए भविष्य में हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दून अस्पताल के ओपीडी और इमरजेंसी में सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे हैं। इसके साथ जल्द ही अस्पताल प्रशासन द्वारा 60 कैमरे और लगाने की तैयारी की जा रही है। डिप्टी एमएस डॉक्टर एनएस बिस्ट ने कहा कि सभी ओपीडी समन्वय के साथ ही ओपीडी नोडल और सुरक्षा सुपरवाइजर को नोटिस दिया गया है कि वे कैमरे दुरुस्त रखें और रिकॉर्डिंग उच्च अधिकारियों को दें, जिससे किसी भी अप्रिय या संदिग्ध बात से तुरंत निपटा जा सके। हमारे पास अभी ओपीडी में 30 कैमरे चालू हैं और 40 कैमरे हमारे पास इमरजेंसी की बिल्डिंग जो है पूरी इमरजेंसी ओटी कॉम्प्लेक्स उसमें चालू हालत में। तो मैंने इनको निर्देशित किया है, जो भी ऑडियो विजुअल टेक्नीशियंस हैं, कि वो अपना ओपीडी और जो इमरजेंसी है इस बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरों पर कड़ी निगरानी रखें और प्रतिदिन मुझे बताएं कि कोई संदिग्ध व्यक्ति मिला या नहीं। तो अब तक मीडिया से हमें जितनी भी जानकारियां इस संबंध में मिली हैं वो किसी चीज़ को या किसी संदिग्ध को पकड़ने के लिए अपर्याप्त है और कॉलेज की तरफ से लगाए जाने हैं यही इमरजेंसी और ओटी बिल्डिंग और इंडोर में। तो उससे भी हमें ये सुविधा मिलेगी कि अगर कोई घटना होती है या कहीं पर चोरी होती है तो या किसी के साथ दुर्व्यवहार होता है तो इस तरह की चीज़ों को पकड़ने में आसानी हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज़ उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD न्यूज़ उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।